नमस्कार। पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आंचल। हर दौर में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सवाल बनकर उभरते हैं, जो ना शांत रहते हैं ना चुप रहते हैं, जिनकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि वो एक चुनौती होती है। आज एक ऐसी ही आवाज़ मंच के कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे बीच निर्मल चौधरी हैं। निर्मल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और एक शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 2024 में निर्मल ने एनएसयूआई ज्वाइन की। निर्मल वर्तमान में राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी हैं। हालांकि विवादों से इनका पुराना नाता रहा है, लेकिन फिलहाल काफ़ी सुर्खियों में है। निर्मल चौधरी एक मामले में जेल गए। इसके पहले एसीपी से उनकी बहस होती है, जेल जाते हैं, जमानत हो जाती है और सबसे खास बात यह है कि ये कहा जाता है कि खुद राहुल गांधी ने दिल्ली से उनकी जमानत के लिए वकील भेजे। आज निर्मल हमारे बीच में मौजूद है। निर्मल से जानेंगे उस गिरफ्तारी का सच, उनकी राजनीति और उनके भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं। निर्मल, सबसे पहले तो मंच के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल, सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन की ही शुरुआत करते हैं। एक साधारण छात्र नेता से एक दबंग छात्र नेता का सफर और एक साधारण टीचर के बेटे से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने तक का सफर, कैसी थी ये कहानी? जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से शुरू हुई। स्कूल के बाद हम लोग खेत का काम भी हमें बच्चों को बंटाना पड़ता था। गाय भैंस छुट्टी के बाद हम लोगों को चरानी पड़ती थी। धीरे धीरे गांव के रास्ते से राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए आए और जब यहाँ पहुँचे तो खूब सारे स्टूडेंट को इस कई ऐसी घटनाओं का सामना करते हुए देखा कि बिना एडमिशन के भी उन लोगों को लौटना पड़ जाता था, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजों वाले लोग थे उनकी बड़ी सेंधमारी रहती थी कि उनकी सीटें कैसे पूरी होगी यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी में सब लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए लड़ाई की शुरुआत करते करते 10 साल तक उन स्टूडेंट के लिए लड़ा। फिर 2022 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना और तब से लेकर अब तक जनहित के मुद्दों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ता आया हूं। और मैं अपना धर्म और इंसानियत यही मानता हूं कि जो भी और जिस जगह भी किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार या अन्याय करेगा तो हम लोग शुरू से हमारी आदत में, हमारे खून में एक क्रांति है कि हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और सामने चाहे जो भी हो, कितना बड़ा तानाशाह व्यक्ति हो, कितना बड़ा ओहदे का व्यक्ति हो, हम लोग उससे लड़ेंगे। न्यायप्रिय लड़ाई को हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। जो भी व्यक्ति अन्याय की भावना लेके किसी की आवाज दबाने का प्रयास करेगा तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और सामने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। निर्मल, जब आपकी गिरफ्तारी हुई उससे पहले एसीपी आदित्य पूनिया से आपकी बहस होती है। उसे लेकर भी कई सवाल हुए कि अब तो निर्मल जेल जाएगा ही जाएगा। क्या कुछ हुआ था? क्या पूरी रणनीति के तहत ये गिरफ्तारी हुई थी या जानबूझकर ऐसा किया गया कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको बीच एग्जाम के दौरान पुलिस गिरफ्तार करती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस मुद्दे की हम लड़ाई लड़ रहे थे, राकेश बिश्नोई जिसकी मौत हो गई थी, उसके परिवार वाले वहां धरने पे बैठे थे। तो हमने पहले दिन एक बात मैंने कही थी कि मैंने कहा ये प्रशासन वाले कहीं इस फिराक में हो कि मुझे इस बात से डराएं कि निर्मल चौधरी को जेल में सलाखों के पीछे डाल देंगे और कई महीनों के लिए वहां फिट कर देंगे। तो मैंने उस दिन उन लोगों को कहा था कि निर्मल चौधरी को आप सलाखों के पीछे डाल दीजिए, लेकिन राकेश बिश्नोई के लिए आप लोग ऐसे न्याय नहीं दोगे तो हम लोग न्याय छीन के भी लेना जानते हैं और लेंगे। हम लोगों ने वहां लड़ाई किसकी लड़ी? एक राकेश बिश्नोई का भाई फौजी जो देश की मजबूती और सुरक्षा के लिए सेवा देके फौज में आया, वो व्यक्ति वहां धरने पे बैठा। एक भाई उसका राजस्थान पुलिस का सिपाही है, वो उस धरने में बैठा। एक छोटे गांव का एक डॉक्टर लड़का जो कई सालों तक पढ़ लिखे इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गांव से हम लोग आते हैं ग्रामीण परिवेश के अंदर, यदि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो पूरे क्षेत्र के अंदर एक खुशी की लहर होती है कि हमारे बीच का हमारा बच्चा एक बड़े मुकाम पे पहुंचा है, जिससे
हम लोगों के काम आएगा, हम लोगों की सेवा करेगा। तो डॉक्टर तो वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान का रूप होते हैं, लोगों को जीवन दान देने का काम करते हैं। तो उसी डॉक्टर के साथ यदि कोई अत्याचार और अन्याय होता है और उसकी वजह से उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो हम लोगों का धर्म यही कहता है कि कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिले, मरने के बाद तो उसके साथ न्याय हो। तो हम लोगों ने इस सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम किया और हमारे सामने जो भी आके लड़ा, हमने 2 दिन तक आंधी तूफान बारिश के अंदर शांति प्रिय सड़क पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमारे गांव में तो यदि आंधी तूफान बारिश आता है और कुत्ता बिल्ली भी गली में भीगते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के लोग उसके तन पे कपड़ा डालते हैं कि ये बीमार नहीं हो जाए, इसकी कम से कम थोड़ी बहुत तो रक्षा हो सके। हम राजस्थान की राजधानी के अंदर कई सारे जनप्रतिनिधि, खूब सारे लोग उस आंदोलन के अंदर बैठे, लेकिन किसी ने हमारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखी। और जब परिजनों ने कहा कि हमारे भाई की हत्या हो गई और हम लोग इसका जब तक दाह संस्कार नहीं कर देंगे, हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और ये लोग 2 दिन हो गए हमारे को, 2 दिनों से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, और इसी तरीके से आंधी तूफान में हम भीगेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हमारी ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। उसके लिए उन लोगों ने मांग करी कि हमारे टेंट लगाया जाए। तो हमने टेंट मंगवाया, टेंट लगाने की शुरुआत करी। तो वहां एसएचओ, डिप्टी, एडिशनल एसपी वो लोग आए और उन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी, अपनी ताकत से, मतलब तानाशाही से वहां आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो उनको मैंने कहा कि हम लोग इतने कमजोर नहीं है, हम गांव से जन्म लेके यहां तक आए हैं तो बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, तो हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। ये जो न्याय की बात है, हम न्याय प्रिय जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मुद्दा है, ये परिजन जब संतुष्ट होंगे उसके बाद ही उठेंगे। आप लोग, हमारी लोकतंत्र के अंदर हमारा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारा हक है, उसको आप छीनोगे तो हम छीनने नहीं देंगे। उसके लिए फिर आपको हमारे से टकराना पड़ेगा और आप लोग आमने सामने की लड़ाई में जीत जाना। लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वो लोग हार गए और उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे परीक्षा देते हुए वहां से गिरफ्तार करते हैं। वहां इस तरीके का दहशत का माहौल पैदा करते हैं कि सिविल वर्दी के अंदर वहां आते हैं 500 पुलिस वाले, पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को वो लोग घेरते हैं। तो ये बड़ा निंदा का विषय है, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने इसकी निंदा की और प्रशासन के लोगों को कानूनन रूप से कोई अधिकार ही नहीं था मुझे गिरफ्तार करने का, क्योंकि जिस मुकदमे में उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है, न्यायपालिका के समक्ष हमने उसके वीडियो फुटेज और सारी चीजें पेश की, उसके बदौलत मुझे जमानत मिली, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं था। कानूनन रूप से यदि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उसको अवगत कराने के लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन मेरे को आज तक 3 साल के अंदर कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये बदले की भावना की कार्रवाई थी। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, असत्य कभी जीतता नहीं और सत्य कभी हारता नहीं है। तो मैं इतना तो मजबूत और ताकतवर हूं, मेरे साथ भगवान है, क्योंकि मैं न्याय, हक और अधिकार के लिए, एक आदमी के लिए, एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा था। तो आप लोग मेरे साथ किसी भी तरीके से कोई भी दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसका रिजल्ट बड़ा बुरा आएगा और आप लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं राहुल गांधी पर भी आऊंगी कि इस केस में उनकी कैसे एंट्री होती है। लेकिन निर्मल, हमने कई बार देखा है, कई मंचों पर आपके गुस्से को देखा है। तो निर्मल को कभी अपने गुस्से की वजह से कोई परेशानी हुई हो, या निर्मल के खून में ऐसा है, या निर्मल ने कभी मंथन किया हो कि अब बस हो गया, अब इतना गुस्सा नहीं करना है, अब सीखना है? देखिए, हम लोग गांधी जी को भी बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई गांधीवादी तरीके से किसी चीज का समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे उतर जाते हैं। फिर जो हमारे सामने आता है वो उसकी ताकत देखेगा और हम हमारी ताकत देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ किस लड़ाई को लड़ना है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग हक अधिकार के लिए मजबूती से किसी की आवाज बुलंद करने वाले लोगों में से हैं। हमारे ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद है, क्योंकि हमारी नीति में कोई खोट नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, कहीं किसी भी लड़ाई को यदि मैं खोटी नीति से लड़ूं तो भगवान मुझे बर्बाद भी कर देवे, क्योंकि हमारा इस लोकतंत्र के अंदर एक मोटिव है कि जहां भी कोई आम आदमी प्रताड़ित होता है तो हर जन प्रतिनिधि का यही धर्म होता है कि वो उसकी आवाज को बुलंद करे। निर्मल, आप 1 दिन तक जेल में रहे। आपने कहा कि पुलिस ने आपके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया। इसके अगले दिन आपको जमानत मिल जाती है। आखिर राहुल गांधी की इस पूरे केस में कैसे एंट्री होती है, और आपको लगा था कि राहुल गांधी भी आपके लिए वकील भेजेंगे? जी देखिए, पूरे देश का कांग्रेस परिवार मेरे साथ खड़ा था।
आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा देश के अंदर जहां भी युवा न्याय की लड़ाई को लड़ता है और फिर उसको प्रशासन के कुछ तानाशाही लोग तानाशाही रवैये से उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी एक लॉयर की टीम है जिनको वो भेजते हैं और न्यायपालिका के समक्ष मजबूती से बात को रखा जाता है, जिससे प्रशासन अन्याय करता है लेकिन न्यायपालिका से न्याय मिल जाए। निर्मल, जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आपका समर्थन किया। इस समर्थन के बाद क्या लगता है कि निर्मल चौधरी क्या फ्रंट लाइन यूथ फेस में आ गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं सड़क पे जहां भी जनहित के मुद्दों की बात आएगी पहले भी मजबूती से लड़ता आया हूं, और अब की बार तो मुझे और जनता ने जनप्रतिनिधियों ने खूब आशीर्वाद दिया और ताकत दी है, तो अब तो मैं दोगुनी ताकत के साथ जनहित में लड़ाई को जारी रखूंगा। ठीक है। हनुमान बेनीवाल भी आपकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने भी कई बातें कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के ही कई नेता नहीं चाहते थे कि निर्मल चौधरी की जमानत जल्दी हो जाए। कांग्रेस के कई नेता तो ये चाहते थे कि निर्मल 1 महीने तक या उससे भी ज़्यादा 6 महीने तक निर्मल जेल में रहे, और उन्होंने आसाराम जो कि इस केस में पुलिस ऑफिसर थे उनको भी कि इस पे और धारा लगाई जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हरीश चौधरी का भी उन्होंने नाम लिया। क्या हरीश चौधरी वाकई नहीं चाहते थे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, और हर परिवार में, हर घर में, हर जगह ये सामाजिक तत्व पाए जाते हैं जो अच्छे से ज्यादा बुरा करने में उन लोगों को मजा आता है। उन लोगों का काम ही बुराई करना है, लेकिन मैं उस बात को कतई सोचता नहीं हूं, समझता नहीं हूं। हमारा काम है न्याय की लड़ाई को लड़ना। हम लोग इस बात के लिए और इस संघर्ष को अपना जीवन में हमेशा जारी रखेंगे। निर्मल, कौन है आपकी नज़र में असामाजिक तत्व जिसका आप जिक्र भी बिल्कुल, कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हुँ। कि मैं किसी को भी व्यक्तिगत तौर पे ना तो ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं कि किसी ने मेरे लिए कांग्रेस परिवार में रह के मेरा बुरा करना चाहा, और यदि किसी ने मेरे भी मीडिया के माध्यम से सुनने में आया तो मैं तो यही कहूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को जानता नहीं हूं, व्यक्तिगत तौर पे मेरे को इस तरीके की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कोई इस तरीके का काम करता है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। निर्मल, ये भी कहा जा रहा था कि निर्मल चौधरी अब चूंकि छात्र नेता से राजनेता बनने के सफर में हैं और कोई नहीं चाहता है कि नागौर में 2 बड़े नेता पैदा हो जाएं, तो क्या इसलिए आपकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, किसी के चाहने से ना चाहने से ये दुनिया ना तो चलती है ना रुकती है। तो जो संघर्ष के रास्ते पे चलेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी, और जनता के हित में जो काम करेगा उसको जनता खूब आशीर्वाद पहले भी देती आई और आगे भी देगी। तो क्या ये माना जाए कि निर्मल राजनेता बनने की सफर में तैयारी कर चुके हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्मल चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मैं जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हमेशा जनता का सेवक बनने का मेरा, जब मैं 14-15 साल का था और मैंने इस संघर्ष की शुरुआत की थी, तब से भी मेरा जनता का सेवक बनने का सपना था। मेरे लिए ये पद पावर ये मायने नहीं रखते हैं। मैं बिना पद पावर के भी संघर्ष करता आया था और आगे भी मजबूती से करूंगा। अच्छा, जब निर्मल की गिरफ्तारी हुई तो एक बात बहुत ज़ोरों से उठी, सोशल मीडिया पर भी कहा गया। निर्मल, क्या आपको लगता है कि क्या बड़ा नेता बनने के लिए जेल जाना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये जेल का और मेरा नाता पुराना रहा है। मैंने हमेशा स्टूडेंट की भी आवाज़ बुलंद करने की प्रयास किया है। उसके लिए भी मेरे को कई ये भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार के रूप में दब के किसी की आवाज़ दबाने का ये लोग प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बाल कारावास काट के भी आया हूँ, नाबालिग जब था, और आज भी ये जेल यदि कोई जनहित के काम के लिए हम लोगों को मुनासिब होती है तो इसके अंदर किसी भी तरीके की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही रास्ते पे जो चलता है आखिर के अंदर उसकी जीत हमेशा होना तय है। बिल्कुल, आपने बाल सुधार गृह की बात की। क्या थी उसके पीछे की पूरी कहानी? और आपके मन में पहली बार कब आया कि निर्मल को राजनीति में जाना है या इस तरीके से समाज सेवा करनी है? कब ऐसा पहली बार आपके मन में आया? देखिए, मेरे सामने एक गांव का स्टूडेंट आया राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और वहां किसी प्रशासन के मौजूद व्यक्ति ने उसके कागज फाड़ दिए कि जा तेरा एडमिशन नहीं होगा, नहीं करेंगे एडमिशन। उस दिन से मेरे अंदर एक ज्वालामुखी पैदा हुआ था कि ये जो 500 किलोमीटर की यात्रा करके जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनका कोई राजस्थान की राजधानी है, वहां इनका कोई अपना नहीं है,
तो मुझे इनका अपना बन के काम करना है, इनका अपना बन के इनकी आवाज को बुलंद करना है, वो हमेशा मैंने काम किया। निर्मल, एक टीचर के बेटे के लिए बहुत आसान नहीं होता है, और टीचर के बेटे को अगर ये कहा जाए कि वो राजनीति में जाएगा, तो पहली बात तो पिता का क्या उस टाइम पे रिएक्शन था? क्या वो कह रहे थे? क्या निर्मल को पढ़ाई करनी चाहिए, निर्मल को राजनीति करनी चाहिए? क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, मेरे पिताजी मेरे शुरू से ही इस मामले में खिलाफ रहे हैं कि बेटा अपने तो, मैं भी मास्टर बन के और खेती बाड़ी करके अपने जीवन का गुजारा किया है, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि कोई बाबू या मास्टर बन जाओ और अपने खेती बाड़ी का काम करो। इस प्रपंच में अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने जब वो भी कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारी अनहोनियां देखी है, इसलिए उनके मन में जो डर था जायज था, लेकिन मैं कभी मेरे मन में डर पैदा करके जीवन में आगे नहीं बढ़ता हूं। और आपको एक बात तो ये भी बताना चाहूंगा कि सत्य के मार्ग पे चलना प्रधानमंत्री के बेटे और पोते के लिए भी मुश्किल होता है, और एक किसान और एक मास्टर के बेटे के लिए भी बड़ा मुश्किल सफर होता है। तो इस सफर को तो हमेशा तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मार्ग पे चल लो, ये छोटे मोटे खड्डे और कांटे तो सामने आएंगे ही, इन कांटों का सामना करके ही आगे बढ़ना है, और ये मैं हमेशा बढ़ता रहूंगा। निर्मल, राजनीति के पिता खिलाफ रहे, जब पहली बार बाल सुधार गृह में गए, उसके पीछे क्या कहानी थी? कैसा रिएक्शन था परिवार का? और अब जब आप एक दिन के लिए जेल में गए, उससे पहले 2022 में जब आपके साथ मारपीट होती है, पुलिस वाले आपको काफ़ी बुरी तरीके से पीटते हैं, तब परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? देखिए, परिवार के लोग परेशान होते हैं, रोटी पानी खाना छूट जाता है उनका, लेकिन उनका और कोई बस नहीं चलता है। वो गांव में बैठे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ न्याय हो, भगवान हमारे बच्चे की आवाज को सुनना, और जो भी ये असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, इन लोगों का भगवान इलाज करना। तो उन लोगों की भगवान से प्रार्थना के सिवा और कोई प्रयास नहीं रह पाता है। नहीं, लेकिन उस टाइम तो कहा ही होगा कि बेटा राजनीति अपने लिए नहीं है, वो कुछ तो पहले दिन से रिएक्शन भी रहा होगा। कहते आए हैं और आज भी यही बात कहते हैं, लेकिन मेरे साथ जनता का आशीर्वाद था। तो आप लोग सोचिए कि जब मेरे भरे चुनाव के अंदर मेरी आवाज को इस तरीके से उन्होंने कुंठा के साथ दबाने का प्रयास किया, तब जनता मेरे साथ राजस्थान की खड़ी थी, और आधी रात को कोर्ट खुले और मेरी जमानत हुई। इस बार भी जनता मेरे साथ थी, तो मेरे लिए रविवार को मेरी सुनवाई होकर मेरे साथ ये न्याय होना भी बड़ी बात है। और आगे भी जनता का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ इसी तरीके से रहेगा, मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। जमानत पर रिहा होने के बाद आप घर गए होंगे, पिता से बात भी हुई होगी, मम्मी से बात भी हुई होगी, बहनों से भी बात हुई होगी, कुछ उन्होंने जो कहा? जी, वो बिल्कुल रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि कहीं आपकी जीवन लीला ये लोग समाप्त नहीं कर दे, तो बेटा इसका सावधानी और ध्यान हमेशा रखना, अपने इतना क्यों इनसे लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस पे कोई यू टर्न नहीं है। अगर पिता अगर कुछ कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी है, तो यू टर्न क्यों नहीं है आपकी हिसाब से? देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन का रास्ता खुद चुनने का अधिकार होता है, और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। क्या आप अपने आप को एनएसयूआई से आगे यूथ कांग्रेस में भी जाना देखते हैं, या राष्ट्रीय राजनीति में जाना देखते हैं? देखिए, जहां भी मुझे कांग्रेस परिवार जो है, जो जगह देगा और जो काम करने का मौका देगा, मैं हमेशा वो करने के लिए तैयार हूं। किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? कांग्रेस में कौन है आपका पसंदीदा नेता? आपको लगता है कि इनके मार्गदर्शन में काम करूंगा या इनके पद चिन्हों पर चलूंगा तो आगे जाऊंगा? देखिए, जनहित में जो भी काम होगा हम उसी रास्ते पे चलेंगे, और हर जनप्रतिनिधि का धर्म लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जनप्रिय कार्य करते रहें। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? आज देखिए, राहुल गांधी देश के हर कोने में पैदल चल के लोगों से जुड़ाव करके उनका दुख दर्द जान के वो आज देश की राजनीति कर रहे हैं, और जहां भी किसी व्यक्ति पे संकट आता है तो राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और उन लोगों का दुख दर्द का साथी बनते हैं। राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई है? जी कैसा था वो अनुभव? क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? जी, राहुल गांधी जी से मैं मिला तो मेरे में एक नई एनर्जी का संचार हुआ। उन्होंने कहा, मैं हर कांग्रेस परिवार के छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता के साथ हूं, जो भी सही रास्ते पे चल के सही मायनों में काम करेगा और उसके साथ कोई गलत करने का प्रयास करेगा, तो मैं वहां आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, और आपके साथ आपकी आवाज को, आपके काम को हमेशा सही जगह दूंगा। निर्मल, आप कांग्रेस में अपना भविष्य देखते हैं, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की एक ये सोच है कि वो ये चाहते हैं कि एक नई कांग्रेस बनाई जाए जिसमें युवा भी काम करें। हालांकि कांग्रेस मौका भी देती है, राजस्थान में भी कई नेताओं को मौका मिला है जो छात्र राजनीति राजनीति से निकल करके आए हैं,
लेकिन उसी पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो शायद जिन्हें कुर्सी का मोह है। तो ऐसे में आप अपनी राजनीति को कैसे देखते हैं उस बीच में? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जो बड़े ओहदों पे बैठे लोग हैं वो तय करते हैं कि किस तरीके से पार्टी की विचारधारा और पार्टी को इस देश के अंदर काम करना चाहिए। हम लोग उनको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सचिन पायलट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय पायलट साहब देश के कोने कोने में हर युवा के लिए, बुजुर्ग बुजुर्ग के लिए, पीड़ित के लिए, हर शोषित के लिए उनकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और पूरी मजबूती से वो देश के कोने कोने में इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। किसे करीब मानते हैं, गहलोत को या पायलट को? देखिए, पूरा कांग्रेस परिवार एक है और जहां राहुल गांधी जी का नाम आ जाता है देश के अंदर, राहुल गांधी के नाम में हर व्यक्ति का नाम आ जाता है और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े सिपाही का नाम राहुल गांधी के नाम के आगे सब बराबर है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में दो धड़ों की बात कही जाती है, हालांकि अभी फिलहाल एक मंच पर साथ आ गए हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए? क्या सचिन पायलट जिस तरीके से बात करते हैं और राजस्थान की राजनीति में ये कहा जाता है कि उनको सीएम बनना चाहिए, क्या युवाओं का ऐसा सपना है? आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि ये आप लोगों का नजरिया है कि आप 2 धड़ों में देखते हो या 10 धड़ों में देखते हो। हम तो पूरे देश के अंदर संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को एक परिवार के रूप में देखते हैं। निर्मल, चूंकि आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था आप एक साधारण परिवार से आते हैं, एक टीचर के बेटे रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर आपकी रील्स भी देखते हैं, कई लोग आपको फॉलो करते हैं, युवाओं के आप कहीं ना कहीं आइडल भी हैं। जब निर्मल डिफेंडर लेकर निकलते हैं, निर्मल रेंज रोवर लेकर निकलते हैं, एक साधारण गांव के परिवार के बच्चे के लिए डिफेंडर गाड़ी को अफोर्ड करना। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा खूब सारे लोगों का परिवार है और उसके अंदर सब लोगों का, मेरे जितने भी साथी है, सब लोगों का योगदान होता है और सब लोगों के योगदान से मैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा हूं। क्योंकि हम 100 लोग हर समय साथ चलते हैं तो 100 लोगों के चलने के लिए संसाधन भी चाहिए। तो सामाजिक मजबूत व्यक्ति जो भी होते हैं हमारे को संसाधन उपलब्ध कराते हैं और बोलते हैं कि आप लोग इस न्याय और हक और अधिकार की जो ये संघर्ष की क्रांति है इसको आगे बढ़ाते रहो। निर्मल, संसाधनों की आपने बात की, क्योंकि गाड़ी तो आपने खरीद ली लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी है, उसमें पेट्रोल का खर्चा भी है, वो सब कुछ कैसे मैनेज होता है? देखिए, किसी व्यक्ति का इस सृष्टि में जन्म होता है तो भगवान उसका पूरा भाग्य लिख के भेजता है, तो जो भी चीज आती है तो उसके सारे कार्यक्रम आगे धीरे धीरे होते रहते हैं। निर्मल, कभी कभी लगता है आपको कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है? देखिए, हर चीज, अच्छी चीज को मैनेज करने के लिए, एक मुकाम पे जाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और वो संघर्ष तो जीवन के अंदर आधार है हमारा। निर्मल जी, मेरा आपसे फिर से वही सवाल है। अभी आप थोड़े दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहे और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन जब आप एग्ज़ाम देने गए परीक्षा हॉल में, तो आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ? आपको कैसे अंदेशा हुआ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? और दावा ये किया गया था कि 250 से 300 पुलिस वालों ने एक साथ सादी वर्दी में धावा बोला और परीक्षा हॉल से आपको और अभिमन्यु पुनिया को उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया। वो पूरी कहानी तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, मैं सुबह 7 बजे एग्जाम हॉल में बैठता हूँ, एग्जाम लिखता हूँ। 8 बजे के आसपास कुछ पुलिस के लोग आते हैं सादी वर्दी में, गुंडों के वेश में। तो वो लोग पूरे क्लासरूम के अंदर हल्ला करते हैं, आके सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो उस समय मैंने उन लोगों को कहा कि मुझे आप एग्जाम लिखने दीजिए, मैं एग्जाम जैसे ही पूरा होगा आप जहां कहोगे वहां चल पड़ूंगा। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप लोग इस तरीके का माहौल यहाँ आके पैदा कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, तो आखिर में मैं उनके साथ निकला। उन्होंने मेरे ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको जो छीनने का प्रयास किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने का जो काम किया है, इसकी पूरे प्रदेश और देश के युवा साथी सब लोग निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे को वो वहां से लेके रवाना होते हैं। वहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पुनिया जी होते हैं, उनके साथ बड़ी बदतमीजी वो लोग करते हैं और उनको एक चोर उच्चके की तरह डिक्की में डाल के थाने ले जाते हैं। फिर वहां से हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मुझे जयपुर के 2-3 घंटे तक सड़कों पे घुमाते हैं, कभी कोई थाने लेके जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं। और इसी तरीके से
फिर मेरे को खो नागौरियन थाना है, वहाँ रात को वो लेके जाते हैं, फिर एक हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल कराने के लिए लेके जाते हैं। और तरह तरह से और उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने का प्रयास किया। 1 मिनट में कहते हैं हवालात में जा, बाहर निकल, कपड़े उतार, फिर इधर उधर वॉक कराते हैं, आगे पीछे ले जाते हैं, चलते हैं और अनेक तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का प्रयास करते हैं। जब मैं उन लोगों के सामने ये व्यक्तिगत सारी चीजें का सामना करके आगे बढ़ता हूं तो फिर वो लोग मुझे ये कहते हैं कि अच्छा तू नहीं मानेगा, ठीक है, तेरी जो दोनों बहनें हैं उनको भी हम सलाखों के पीछे डालेंगे, जेल में ठूंस देंगे, तेरा परिवार बर्बाद कर देंगे, तुझे ये कर देंगे। मैंने उनको एक बात कही, मैं पहले दिन से इस संघर्ष के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मेरा हौसला बिल्कुल बुलंद है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए आप धरने पे बैठे थे, आपके साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और पुलिस आपको लगातार मना करती रही, फिर भी आप डटे रहे, बारिश में भी आप डटे रहे। और आपकी गिरफ्तारी के बाद एक हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वो बयान उन्होंने पहले दिया था, आपकी गिरफ्तारी के पहले। उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि ऐसा ना हो मैं यहाँ से हटूं और पुलिस वाले आएँ और निर्मल को टांग के ले जाएँ, और जो उनका अंदेशा था वो सही हुआ। तो इसमें क्या कुछ प्रकाश डालिए, उनको कैसे अंदेशा हो गया बेनीवाल जी को कि निर्मल अरेस्ट हो सकते हैं मेरे हटते ही? जी बिल्कुल, पुलिस वालों के साथ 7 दिन से पुलिस वाले हम सड़क पे बैठे थे, तो बड़े बड़े अधिकारी जो थे, ऐशो आराम का जीवन छोड़ के उन लोगों को सड़क पे खड़ा रहना पड़ा और बारिश में उन लोगों को भी भीगना पड़ा। तो उनके मन में एक बड़ी पीड़ा हो गई कि इस तरीके से ऐसे लोगों का इलाज नहीं करेंगे तो हमें तो हर दिन किसी ना किसी युवा क्रांतिकारी का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज को वो दबाने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम लोगों को पता चला कि इस तरीके की ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उस समय भी कहा था कि राकेश बिश्नोई को न्याय मिल जाए और मुझे जेल चले जाना पड़ जाए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं तैयार हूं। चाहे आप लोग पहले मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए और राकेश बिश्नोई कोई न्याय दे दीजिए, उसके परिवार को न्याय दे दीजिए, एक फौजी को न्याय दीजिए, एक सिपाही को न्याय दीजिए, एक किसान वर्ग के लोगों को न्याय दीजिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों को न्याय दीजिए। हम तो इस चीज के लिए पहले से तैयार थे। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनके षड्यंत्र के आगे मैं ना तो कभी झुकूंगा, क्योंकि मेरा इनके सामने झुकना या हारने का मतलब है देश के अंदर मुझे देख के हजारों युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। वो लोग भी नहीं लड़ पाएंगे कि ये प्रशासन के बहुत, क्योंकि ये अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर तानाशाही करने में। तो भगत सिंह हम लोगों का आइडल भी है, हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जब भगत सिंह हंसते हंसते इस देश की मजबूती और आजादी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को गले इसलिए लगा लिया कि और एक भगत सिंह को ये मार देंगे, लेकिन इस देश के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और इनको यहां से धक्के मार के देश से बाहर निकाल देंगे और इनको आखिर में भागना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल जी एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है एसआई परीक्षा को रद्द करवाने और आरपीएससी का पुनर्गठन करवाने की उनकी मांग है। तो उस लड़ाई में भी क्या आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो पहले दिन से जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, सब लोग जनहित के मुद्दों में एक साथ हैं राजस्थान के अंदर। बेनीवाल जी ने कहा है वो दिल्ली कूच करेंगे, मोदी से मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आप बिश्नोई वाले मामले में तो साथ थे, लेकिन इस मामले पे आप उतना फ्रंट पे नहीं आ पाए, क्या वजह रही? देखिए, जो कार्यक्रम किसी पार्टी के झंडे पे या किसी पार्टी के व्यक्ति के दायरे में होता है, उसमें हमारी पार्टी की जो गरिमा और नियम और लाइन होती है। बेनीवाल जी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और मेरे जिले के सांसद हैं। तो हम लोग तो पहले दिन से उनके साथ थे, हम लोगों ने उनको वोट दिए, वोट डलवाए, तो हर तरीके से पहले भी साथ रहे हैं, तो आगे भी हम उनके साथ रहेंगे। क्योंकि जो भी सत्य और इस जनहित के कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाता है, उनके साथ हमारा धर्म और हमारी नैतिकता भी यही है कि हम सब लोग साथ रहें। बेनीवाल जी आपके करीबी हैं, आपके सांसद हैं और कांग्रेस आपकी पार्टी है, दोनों का गठबंधन भी रह चुका है राजस्थान में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर टिकट का ऑफर मिला आपको, आरएलपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, तो आप पहला ऑफर कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जो हमारे पार्टी की गाइडलाइन होगी, हम उसके ऊपर उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। जो भी पार्टी की गरिमा और लिमिट्स और नियम होंगे, हम उस रास्ते पे आगे बढ़ के और उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भी जनहित के कार्य रहेंगे, उनमें भी यही सब चीजें लागू होती है। पार्टी ने आपको मान लीजिए कह दिया है मैं आपको पूर्वी राजस्थान से टिकट दे रहा हूं किसी जिले से, और आपका वर्चस्व, आपका जो दबदबा है वो
पश्चिम राजस्थान में है, नागौर ज़िले में है या बाड़मेर में है कहीं पर, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पश्चिम या पूरब? देखिए, राजस्थान को तो आप ठीक है, देश के किसी कोने में भी यदि मुझे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भेजती है, तो मेरे पास विज़न है, मेरे लोगों की टीम है, मेरे पास काम करने का तरीका है, मेरा हौसला है, मेरा जज़्बा है, जुनून है। मैं देश में कहीं भी जाऊँगा तो मुझे काम करना है, उस काम करने के लिए मुझे किसी भी दिशा और किसी भी रास्ते पे उतरना पड़ेगा, तो मैं तो आधी रात को भी तैयार हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गई आपकी गिरफ्तारी की बात और आपका जो भविष्य आने वाला है उस पे आपने प्रकाश डाला। मैं थोड़ा पीछे चलूँगा। एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने कहा जब आप छोटे थे, नाबालिग थे तो आपको जेल जाना पड़ा। ऐसा क्या आपने किया था कि आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉमर्स कॉलेज के कुछ पेपर आउट हो गए थे, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय हमारी बात को नहीं सुना, तो हमने उग्र तरीके से आंदोलन किया और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उसी समय भी इसी तरीके के कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके के सिस्टम में 2-5 लोग ही होते हैं जो इस तरीके के हथकंडे नहीं, अपनाते आपने हैं। कहा आप नाबालिग थे, तो उस सब नाबालिग थे तो आप यूनिवर्सिटी में आप फिर कैसे आए? जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर तो नाबालिग जो होता है उसका 12वीं पास करते ही एडमिशन होता है, उम्र के हिसाब से एडमिशन नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो उस समय क्या एज थी आपकी जब आप जेल गए? 15 साल के समथिंग। अच्छा, मतलब 15 साल में आपने इंटरमीडिएट कर लिया था। जी। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या हुआ? पूरी बात बताइए प्लीज़। तो उस समय भी इसी तरीके से मेरे को अरेस्ट किया गया और फिर मैं बाल कारावास की सजा काट के वहां से जमानत लेके आया और उसके बाद भी मैंने मेरी ये जो संघर्ष की निरंतर लड़ाई थी उसको हम लोग धरातल पे लड़ते रहे और हर आम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहे। कोविड जैसा काल था, उसके अंदर हमने प्रत्येक एक स्टूडेंट को, हमारी जो मेरी टीम के उस टाइम 200-500 लोग व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे थे। किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए नोट्स चाहिए, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन कोई चीजों में दिक्कत आ रही है, किसी के माता पिता को हॉस्पिटल में समस्या आ रही है, किसी भी संसाधन की या साधन की आवश्यकता यदि स्टूडेंट्स को उस टाइम पड़ी तो हमने पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से उपलब्ध कराने के काम करे थे। आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में रविंद्र सिंह भाटी का भी जिक्र किया था कि आप और वो साथ पढ़े थे। तो भाटी जी और आप साथ कहाँ पढ़े थे और कब तक आप साथ थे? जी, हम हॉस्टल में साथ रहते थे। अच्छा। सिक्कर के अंदर एक शेखावाटी नाम से संस्था है, उसमें हम साथ रहे हैं। जी। तो पढ़ते थे साथ में या सिर्फ रहते थे? जी, हॉस्टल में साथ रहते थे। स्कूल में तो वो मेरा 2 क्लास सीनियर थे। अच्छा, अच्छा। मैं 10th में था, वो 12th में थे। तो आपको मतलब छात्र राजनीति में आना है, ये कब से आपने डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? ये मैंने आपको बताया ना, जब मेरे ही सामने, मेरी नजरों के सामने स्टूडेंट्स के हक और अधिकार कुछ प्रशासन के उपद्रवी लोग, अति उत्साहित लोग छीन रहे थे, तो उनके खिलाफ मैंने इस मुहिम को चलाया था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो मंजिल अपने आप सामने आ गई। चलिए ठीक है, आप राजनीति के सफर पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही परीक्षा रद्द होनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो झूठे हैं, जो अन्याय करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ इस परीक्षा के अंदर आए हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला जाना चाहिए और जो स्टूडेंट इसकी प्रशासन जांच पड़ताल करे, उच्च स्तर पे जांच करके। जांच कैसे होगी? क्योंकि जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं वो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, एसआई भी बन चुके हैं, बहुतों को जो है पोस्टिंग भी मिल चुकी, तो जांच कैसे होगी कि इन्होंने पढ़ के परीक्षा दी और इन्होंने जो है नकल करके पास की? इसको कैसे करेंगे? जो भारत की उच्च एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उनको जांच करनी चाहिए और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि इस तरीके का मैसेज कैसे जाए। जो ये पेपर चोर हैं, इनके मन में भय कैसे पैदा हो सकता है, उस तरीके पे, उस रास्ते पे काम होना चाहिए और जो व्यक्ति सच है और सही है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेपर लीक की लड़ाई पहले जब विपक्ष में थे मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा जी, जब विपक्ष में थे, वो मंत्री नहीं थे, तब वो लड़ते थे। अब वो मुद्दा है हनुमान बेनीवाल के पास, तो बाबा भी अभी चुप हैं कि चलो ठीक है, मेरा काम बेनीवाल जी कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में उम्मीद करते हैं कि आप भी दिखेंगे साथ बेरोजगारों को इंसाफ दिलाने के लिए। बेरोजगारों के इंसाफ की लड़ाई में पहले दिन से, देखिए, स्टूडेंट के लिए तो मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए लड़ते हुए, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारों की और स्टूडेंट्स के हक और हित की बात होगी, वहां मैं हमेशा तैयार रहूंगा। निर्मल जी, आपने बताया कि पुलिस वाले गए परीक्षा हॉल में और
काफ़ी ऊधम कर दिया उन्होंने, छात्रों को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या प्रोक्टोरियल बोर्ड ने कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ, या छात्रों ने शिकायत करी कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, पुलिस की टीम सादी वर्दी में आई एक छात्र को गिरफ्तार करने के लिए और हम लोग को भी डिस्टर्ब करके चली गई? देखिए, कुछ मीडिया वालों को भी जो हमारे एग्जामिनर थे उन्होंने और स्टूडेंट ने बोला बताया, उसके लिए मैं मानवाधिकार में भी मेरी जो टीम है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मानवाधिकार भी जाएंगे हम लोग, हाईकोर्ट भी जाएंगे, ताकि इस तरीके की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं मिल सके और जो भी इस तरीके का हौसला लेके चलते हैं वो किसी और के साथ इस तरीके का अत्याचार और प्रताड़ना नहीं कर पाए। बिल्कुल, इस पूरे मामले में सचिन पायलट की क्या भूमिका थी? जी बिल्कुल, पायलट साहब ने कमिश्नर से बातचीत करना हो और जो भी प्रशासन के ये भ्रष्ट जो लोग थे वो भ्रष्टाचार में प्रेशर में आके काम कर रहे थे, उन लोगों को चेताया भी और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने ये चेताया कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम दोबारा से लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र बनने का या अंग्रेजों का राज यदि आप लोग स्थापित करने का प्रयास करोगे तो ये आपका मनसूबा सफल नहीं होने देंगे। क्या अशोक गहलोत जी ने आपसे संपर्क किया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं जब जेल में था तब तो मेरे से संपर्क, मेरे पीछे से सोशल मीडिया पे हर तरीके से प्रशासन के लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने किया। मैं तो आम व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि का बाहर आया तो मीडिया के माध्यम से सब लोगों का धन्यवाद किया कि जिसकी जितनी हिम्मत थी उसने मेरी लड़ाई को उतना लड़ा। जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुआ, एसीपी आपसे बात कर रहे थे बड़े कूल अंदाज में, मतलब उस समय जब जो दिख रहा था कि वो उतने एग्रेसिव नहीं थे, आप एग्रेसिव थे उस पर, तो सब लोग एक चर्चा बन गई कि आप जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो दिख रहा था। हनुमान बेनीवाल ने भी इशारा कर दिया कि देखना भाई ये सब मामला ख़त्म हो गया है, कहीं निर्मल को उठा मत लेना। इसके बाद भी आप क्या आपको लग रहा था कि कुछ एक्शन होने वाला है, या आप रिलैक्स हो गए थे कि नहीं अब सब कुछ सेटल हो गया है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जो गलत करता है या कोई चोरी करता है या गलत काम करता है, गलत रास्ते पे आगे बढ़ता है, उन लोगों को डर लगता है। जो सही और सत्य के मायने में काम करता है और उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, उसको ना तो कभी डर लगता है और वो ना कभी डरता है। हम लोग तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 3 साल में पुलिस वाले अब कैसे जगे? 3 साल तक कहां सो रहे थे? मैं तो सड़कों पे ही घूम रहा था, लोगों की आवाज उठाता हुआ घूम रहा था, लोगों के बीच में कार्यक्रमों में घूम रहा था, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में मौजूद था। ये पुलिस वाले, मैं तो चाहूंगा कि आप इतने दिन कहां सो गए? 3 साल आपने क्यों लगा दी? मैं कहीं भगोड़ा था, कहीं देश छोड़ के भाग गया था, मैं कोई विजय माल्या थोड़ी हूं। मैं तो एक नॉर्मल सा लोगों के बीच में रहने वाला एक स्टूडेंट लीडर हूं। तो फिर आप लोगों ने इतने साल कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने साल आप लोग कहां चले गए? बिल्कुल, आपने कहा कि कार्रवाई काफ़ी लंबे वक्त के बाद इन्होंने की। कहीं न कहीं वो कार्रवाई वही एसएमएस हॉस्पिटल के सामने जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसी के मतलब कार्रवाई कोई और थी लेकिन खुन्नस कोई और था, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यूज़ में बताया था। तो जब आप थाने में थे, उनके हिरासत में थे जब आप, तो क्या उन्होंने इस बात को खुल के कहा कि आपने हमारे साथ जो वहाँ किया था, जिस तरीके से हमारे एसीपी के साथ जिस तरीके से आपने बात की थी, तो हम उसी का बदला निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह की बात हुई थी? जी बिल्कुल, वो लोग वहां तिलमिला रहे थे। उनका बस चलता तो वो मेरे गोली भी मार देते। तो मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे अंदर जब तक सांस चल रही है, मेरा खून जब तक एक क्रांति बन के मेरी नसों में दौड़ रहा है, तब तक तो मैं आप लोगों के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ा हूं, पहले भी लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। तो आप लोग इतने ही मेरे से परेशान हो चुके, तो आप एक काम कीजिए, मेरे गोली मार दीजिए, जो आप लोगों के भी शांति हो जाएगी। और मैं भी ये आज मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं और उस दिन भी बोला था जब मैं सलाखों के पीछे था, तब भी मैंने कहा था। मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन मेरे से पीछा छुड़ाना है तो आप लोग मेरे गोली मार दीजिए, मैं तैयार हूं। उसके बाद ही ये चीजें खत्म हो सकती है। बाकी जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तो मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा। निर्मल चौधरी 2 नेताओं को ज़्यादा मानते हैं, एक हनुमान बेनीवाल और एक सचिन पायलट। इन दोनों में से आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर आदमी देश के अंदर उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मानता है जो जनता के हित में काम करता है और अपना धर्म जनता के हित में काम करने का प्रयास जो लोग करते हैं, उन्हीं लोगों को युवा अपना आदर्श मानते हैं। हनुमान जी मेरे जिले के सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और सचिन पायलट जी, जिन्होंने एक युवा, जब वो 25-26 साल की उम्र उनकी थी,
तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पिता का साया सर से उठ गया, तब से लेके अब तक जनता के हित में काम करते आ रहे हैं। तो जो भी जनता की आवाज को मजबूती से बुलंद करता है, युवा सारे देश के जो युवा हैं उनको फॉलो करते हैं और रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। निर्मल चौधरी जब भी अधिकारियों से लड़ाई होती है या बहस होती है, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं और लोगों का कहना है कि इसमें बर्ताव में नरमी कब आएगी। देखिए, हम लोग शुरुआत जब करते हैं नरमी से लड़ाई लड़ते हैं, और जब आखिरी छोर आ जाता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं लड़ने के सिवा, जब पुलिस वाले हमारा टेंट छीन के लेके जा रहे थे, उसके बाद हमारा ये जो आखिरी, हम इस लोकतंत्र के अंदर और किस तरीके से लड़े। हमारे पास कोई कागज का या कलम का पावर तो है नहीं जो हम लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें। हमारे पास तो हमारी जो युवाओं की सेना है वो है और हम हैं। तो आमने सामने फिर आके वो लोग भी सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, सारे कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो फिर वो जिस तरीके से लड़ते हैं, फिर उससे दोगुनी ताकत से हम लोग लड़ते हैं। निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आप जो है जेएनयू पॉलिटिक्स, दिल्ली की जामिया है और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? एक राज्य की पॉलिटिक्स और एक नेशनल की पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर मानवता का धर्म होता है। उस मानवता के धर्म को मानते हुए जो आदमी आगे बढ़ता है, उन लोगों को हम लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। निर्मल, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जहाँ से जहाँ तक आज पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन अभी आपने एक बयान दिया कि मेरे साथ अंग्रेज़ों जैसा सलूक हो रहा है राजस्थान में, मुझे गोली मार देते वो लोग, और मेरे साथ आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ। और अब तक जो आपने बातें कही हैं इस पूरे इंटरव्यू में, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजस्थान सरकार पर? देखिए, ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? ये संपूर्ण देश के युवाओं ने और मीडिया के साथियों ने भी देखा होगा कि मुझे एक वीडियो मैंने भी देखा है कि किस तरीके से मुझे परीक्षा केंद्र से उठा के लेके गए। क्या आप लोग ये सही मायनों में ठीक मानते हैं क्या कि परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब करते हुए, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक चुनावा एक विधायक वहां मौजूद था, उन लोगों के साथ जो सलूक किया था, क्या आप एक आम आदमी जैसा सलूक मानते हैं या आतंकवादी जैसा सलूक मानते हैं? जिस तरीके से पुलिस वालों ने मेरे साथ जगह जगह, आप लोगों ने देखे होंगे कि वीडियो वायरल हुए हैं, धक्का-मुक्की करते हुए, तो इस तरीके के सलूक तो एक आतंकवादी के साथ ही किए जाते हैं। आम आदमी के साथ तो इस तरीके की चीजें की नहीं जाती है। तो आप लोग ही तय कर लीजिए कि उन्होंने, मैं जो ये आरोप लगा रहा हूं, ये सत्य है या असत्य है। इस सलूक से पहले अगर हम आपके बर्ताव की बात करें पुलिस के साथ, जिस तरीके से आप पुलिस वालों से भिड़ते हैं, चाहे आप कॉलेज प्रशासन से भिड़े या फिर राजस्थान पुलिस से भिड़े, तो क्या वो जो सलूक होता है वो सही है, या फिर आज के वक्त में राजस्थान में छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब यही नया तरीका है? आप लोगों ने देखा होगा तो 2 दिन तक हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे बैठे हुए, आंधी तूफान बारिश में भीग रहे थे, हमारे सामने नाला चल रहा है, गोबर बह रही है, तमाम स्थितियों का हम लोग सामना कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने वहां टेंट लगाना परिजनों के कहने पे शुरू किया। तो क्या आप लोग ये लोकतंत्र में टेंट लगाना हमारा अधिकार मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि हमारा अधिकार मानते हैं और कोई हमारा अधिकार छीनेगा, तो क्या हम भगत सिंह के तरीके से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं? तो आप ही तय कर लीजिए कि गलत लड़ रहे हैं या सही लड़ रहे हैं। निर्मल, पहले तो मैं आपके सिर्फ इस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ओवरऑल बर्ताव की बात कर रहा हूं। पिछले 3 साल में जिस तरीके से आप छात्र राजनीति से उठकर अभी राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं, ओवरऑल जिस तरीके से आप सरकार प्रशासन से भिड़ते हैं डायरेक्ट, क्या आपको नहीं लगता वो थोड़ा उग्र होता है? बस यही सवाल है मेरा। देखिए, आप जिन जिन के लिए मैं लड़ा हूं, हर दलित, पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित व्यक्ति के लिए, उन लोगों से भी जाके पूछना, वो आत्महत्या की कगार पे आ गए थे। हम लोग पहले हाथाजोड़ी करके पांव पकड़ के लिए भी हम लोगों ने न्याय मांगा है, और जब हाथ जोड़ने से, पांव पकड़ने से न्याय नहीं मिलता है, तो फिर लाठी भाटा आखिरी हथियार है, वो हमें चलाना आता है और उस लाठी भाटा चलाने के अंदर बचपन से माहिर है। और मैं तो इस बात को गलत नहीं मानता कि लोकतंत्र के अंदर हक और अधिकार के लिए मैं किसी की किसी भी स्तर पे जाके आवाज बुलंद करता हूं और उनको वो हक उनका दिलाता हूं, तो वो गलत है। इसीलिए निर्मल, ये सवाल भी बनता है कि जिस तरीके से आप लगातार लड़ाई लड़ते हो, निर्मल चौधरी के फिलहाल आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष हो और कांग्रेस में हो।
निर्मल चौधरी के पीछे कौन खड़ा है? कहाँ से इतनी ताकत मिलती है निर्मल चौधरी को? कहाँ से एक गांव का लड़का आज डिफेंडर में घूम रहा है? आप लोगों ने देखा होगा जब मैं सामाजिक कार्यक्रमों में जाता हूं तो हजारों लोग मेरे से प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। उस जनता की ताकत और ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। यही सवाल मैंने जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ आए थे उनसे पूछा था और उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया था। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जिस तरीके से आप धरने पर बैठे, हनुमान बेनीवाल के साथ आपके साथ अभिमन्यु पुनिया भी थे और तमाम कांग्रेस के नेता भी थे, तो क्या हम आगे भी आपको इस तरीके से देखेंगे लड़ते हुए, जहां पर पार्टी के इतर आप लोगों की समस्याओं को लेकर खड़े होंगे, चाहे वो सचिन पायलट के साथ खड़े होने की बात हो या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ? देखिए, मैं उस धरने के ऊपर जाके बैठा क्योंकि हम लोगों को जनता से प्यार है, उनकी भावनाओं की हम लोग कदर करते हैं। उस भावना को मजबूत करने के लिए, उनके हक अधिकार को लड़ने के लिए वहां हम लोग जाके बैठे। वहां कोई भी आके बैठो, सबका स्वागत है। हर आंदोलन के अंदर प्रत्येक जनप्रतिनिधि का स्वागत है कि वो कम से कम जनता की आवाज और उसकी भावनाओं को जिंदा रखने के लिए लड़ तो रहे हैं। वो लड़ाई चाहे कोई लड़ो, हम सब एक साथ हैं। तो आप आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, बिल्कुल, चाहे बेनीवाल खड़े हो या फिर पायलट खड़े हो? जी बिल्कुल, 100% ये बात सत्य है। देखिए, जब आदरणीय सचिन पायलट बताइए। साहब ने अजमेर से इस आरपीएससी को भंग करने के लिए और बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए यात्रा निकाली 2023 में जब मैंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था। जी, सचिन पायलट साहब ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए युवाओं और बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए यात्रा, वो जन संघर्ष जो यात्रा थी, उसके अंदर सबसे पहले आदरणीय पायलट साहब के साथ मैं उस समय भी था और आगे भी रहूंगा। तो इसी से एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि कल को अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल खड़े हो और एक तरफ सचिन पायलट खड़े हो, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, जो पार्टी के नियम और कानून होते हैं, व्यक्तिगत और परिवार के सदस्य अपने रिश्ते अलग होते हैं और राजनीति के अंदर अपनी गरिमा होती है। जो भी पार्टी गाइडलाइन तय करती है, हम उस गाइडलाइन पे चलते हैं। राजनीति के अंदर जो सगे भाई होते हैं वो भी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो सचिन पायलट साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो ये तय बात है, यदि वो लोग आमने सामने आएंगे और जहां पार्टी और संगठन की बात होगी तो हम लोग पार्टी और संगठन के साथ खड़े रहेंगे। तो ये मानकर चले कि आप सचिन पायलट के साथ जाएंगे जी अगर कल को बिल्कुल। कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो? जी बिल्कुल, ये तो तय बात है। ये तो तय बात है कि जहां पार्टी संगठन की और परिवार, जो पार्टी का परिवार है, उसकी जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करते हुए हम पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पहले तो ये बताइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं इस बार 2028 में? आप पार्टी के टिकट की बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कोई टिकट मांग ही नहीं रहा हूं। चुनाव लड़ने की इच्छा है कि नहीं? देखिए, जनता जिसको जिस रास्ते पे लेके जाना होता है वो जनता लेके जाती है, जनता ही तय करती है। तो इसलिए जो जनता का आदेश होता है हम लोगों को वो स्वीकार होता है। लेकिन निर्मल, जैसा कि हमने पहले देखा है, भाटी भी इसी तरीके से, रविंद्र सिंह भाटी इसी तरीके से छात्र राजनीति से निकलकर आज विधायक हैं। उसी तरीके से इसीलिए सवाल आपसे बनता है कि क्या आप देखिए, उनको जनता चुनाव ने लड़ने की चुना इच्छा ना। है कि नहीं जनता ने 2028 में? जनता ने उनको चुना, जनता उनको लेके गई, तो उन्होंने चुनाव विधायकी का लड़ा, लोकसभा का लड़ा। यदि मेरे लिए भी जो जनता का आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा, सर्वमान्य होगा। यदि मेरे को लोग कहेंगे कि आपको ये काम करना है, तो मेरा काम भी यही है, जो जनता कहती है, जो लोग कहते हैं वो काम करना। निर्मल, जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी राजस्थान में, मुझे लगता है जनता कहेगी आपको चुनाव लड़ने के लिए, आपके लोग, आपके समर्थक जरूर कहेंगे आपको चुनाव लड़ने के लिए। यदि ये बात कहते हैं, और ऐसे में अगर परिस्थिति बनती है कि आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आप निर्दलीय उतर जाते हैं मान लीजिए, तब किसके साथ जाएंगे आप? किस तरफ रहेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, मैं जनता के साथ पहले दिन भी था, आगे भी मैं जनता के साथ रहूंगा। ये जवाब आप पहले भी दे चुके हैं। वैसे अगर किसी के साथ जाना हो, तो अगर आप निर्दलीय उतरते हैं तो आप किसका समर्थन करेंगे, सचिन पायलट का या फिर हनुमान बेनीवाल का? आप लोग, एक बात जो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं जी, कि जब आदमी मरेगा तब पता चलेगा स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। जी। अच्छा, चलते चलते एक हल्का सा सवाल ये कि फिलहाल निर्मल चौधरी के शादी का कोई इरादा है या नहीं? क्योंकि सारे युवा नेता, जो रविंद्र सिंह भाटी है वो शादीशुदा है, अभिमन्यु पुनिया भी हाल ही में शादी कर चुके हैं, अनिल चोपड़ा जो है
आपके साथी वो भी शादीशुदा हैं, तो आपका क्या फिलहाल कोई इरादा है? देखिए, ये सब हमारे गांव में माता पिता तय करते हैं। जी। जब माता पिता चाहेंगे और वो जैसे कहेंगे, ये सब काम तो सामाजिक जीवन में करने ही होते हैं। जब मेरे माता पिता कहेंगे कि अब परिवार में इस चीज की आवश्यकता है, तो मेरे को करना ही है वो काम। निर्मल, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि दबंग नेता, दबंग नेता। क्या निर्मल चौधरी ने अपनी ये छवि खुद गढ़ी है या हालातों ने आपको ऐसा बनाया है? देखिए, ये जनता तय करती है कि उनको उनके लिए कौन किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये तो जनता का डिसीजन होता है। मेरे या किसी और के छवि बनाने से या करने से थोड़ी ना जनता मानती है। ये तो जो दिखता है, जो उनके लिए जिस तरीके से जिस रास्ते पे चलता है। भगत सिंह को भगत सिंह देश की जनता ने माना, भगत सिंह खुद थोड़ी भगत सिंह बने थे। निर्मल, आप चूंकि छात्र राजनीति में हैं और हम देखते हैं देश में भी कि अगर कोई छात्र किसी के लिए आवाज उठा रहा है, छात्रों की कोई बात कर रहा है, तो उसे अराजकता नाम दे दिया जाता है। उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान कभी और हिंदुस्तान की सेना ये नहीं चाहती है कि कोई वो किसी से लड़ाई लड़े, युद्ध करे, बम गोले फेंके। अब ये पाकिस्तान है, मानता ही नहीं है। जब ये मानता नहीं है तो हिंदुस्तान की सेना को उनको उन्हीं के तरीके में जवाब देना पड़ता है, तब वो लोग शांत होते हैं। तो जो सामने वाले लोग हैं, वो जिस तरीके से रुकेंगे वही काम हमें करना पड़ेगा। क्या कभी आपकी दबंग छवि ने आपकी निजी जीवन में कोई नुकसान पहुंचाया हो? देखिए, मेरा निजी जीवन कोई है ही नहीं। मैं सुबह उठता हूँ और जनता के बीच जाता हूँ, जब रात को सोता हूँ तो वापस घर आता हूँ। तो निजी जीवन ऐसा मेरा कुछ है नहीं जिसके अंदर मेरे को कुछ डिस्टर्बेंस आए। निर्मल, राजस्थान में उपचुनाव हुए और नरेश मीणा ने जब थप्पड़ कांड वाला पूरा मामला हुआ, आज 7.5 महीने हो गए हैं उन्हें जेल में रहते हुए। शायद अगर वो मंथन करते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि शायद अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया होता तो शायद स्थिति आज उलट होती। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि गुस्से में आपने अपना नियंत्रण खो दिया हो लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ हो? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी कानून नहीं तोड़ता हूँ और कानून के दायरे में रह के मैं हर लड़ाई को मजबूती से लड़ता हूँ। मैं किसी भी चीज़ में गलत नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरी 24 घंटे के अंदर रविवार के दिन जमानत हो गई। यदि मैं गलत होता तो मुझे भी कानून सजा देता ना। ये तो कुछ लोगों की व्यक्तिगत, कुछ लोग लड़ाई मान लेते। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं चाहे वो आशाराम चौधरी है, एडिशनल एसपी है, उनकी जगह मेरे पिताजी भी वर्दी में आते तो मैं उनसे भी सत्य की मजबूती के लिए और लोगों के न्याय और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता। तो इसमें मैं किसी के घर या ऑफिस में जाके तो लड़ नहीं रहा हूं, मैं तो सड़क पे लड़ रहा हूं। और सड़क पे जो हम लोगों के सामने आएगा, जो हमारी आवाज को दबाएगा, उनसे हम कानून के दायरे में रह के, देखो लोकतंत्र के अंदर यह हक और अधिकार हर आम व्यक्ति को है कि अपनी आवाज बुलंद कर सके। इस इंटरव्यू में ये भी बात हुई कि आप छात्र राजनीति से अब मुख्यधारा की राजनीति में आएंगे और हर व्यक्ति सपना देखता है, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। तो ऐसे में क्या निर्मल चौधरी ने भी कोई जगह फाइनलाइज की है? कौन सी विधानसभा ऐसी है जहां से निर्मल चौधरी चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैंने ना तो ऐसा कोई अभी तक सपना देखा है और ना अभी तक, मैं तो जैसे कि स्टूडेंट होता है अपनी कॉपी में परीक्षा लिखता रहता है, मैं तो वो परीक्षा लिख रहा हूँ। ये रिजल्ट तो जनता तय करती है। मैं तो अपना अभी जो भी लोकतंत्र के मूल्यों में आती है चीजें, वो काम करना चाहिए, वो काम करता रहा, पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन क्या निर्मल शेखावटी की कोई विधानसभा देखते हैं या पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से पहले भी जिक्र हुआ? देखिए, मैं अभी तक ना तो कोई विधानसभा देखता हूं, ना अभी तक कोई लोकसभा देखता हूं, ना अभी तक मैं कोई पंचायत देखता हूं, ना मैंने मेरे जीवन में अभी तक ये तय किया है कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है या वार्ड पंच का लड़ना है या विधायक का लड़ना है या लोकसभा का लड़ना है। ये सारे काम लोगों को जो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता के वोट से ही आदमी, लड़ने से तो कोई कुछ भी लड़ ले, कुछ मिलता थोड़ी ना है। जनता जिसके लिए जो उचित समझती है उसको विधायक भी बनाती है, उसको सांसद भी बनाती है, सरपंच भी बनाती है और पंच भी बनाती है। तो ये तो जनता तय करेगी कि उनको मुझे क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है। चलिए निर्मल, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा और आपने भी कहा आप कानून नहीं तोड़ते हैं, नरेश मीणा के इस थप्पड़ कांड को आप कैसे देखते हैं? क्या उनका थप्पड़ मारना आपकी नज़रों में जायज़ है या आप इसे गलत मानते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, हर आदमी का तौर तरीका और रास्ता वो खुद तय करते हैं।
मैं किसी भी चीज का ये तय करने वाला नहीं हूं कि क्या चीज कौन गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। हर चीज के लिए न्यायपालिका बनी है, कानून बने, संविधान बना है, तो वहां तय होगा कि किसने गलत किया है या क्या सही किया। मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा, नरेश मीणा की शायद थप्पड़ कांड में तो जमानत भी हो चुकी है, लेकिन अब जो उनको सलाखों के पीछे डाल रखा है वो एक दुर्भावना के तहत डाल रखा है, जो कि एक लोकतंत्र के अंदर अत्याचार और अन्याय कहा जाता है इसको। निर्मल, क्या ये मानते हैं आप कि जो राजस्थान सरकार है या भजन सरकार है वो युवाओं के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है आखिर? देखिए, जहां तक चीजें अभी दिख रही है तो राजस्थान की जो सत्ता के अंदर बैठी राजनीतिक पार्टी भाजपा है वो गौण नजर आ रही है। वहां सारा का सारा सिस्टम जो है आईएएस और ये आईपीएस ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं यही चला रहे हैं। तो ये लोग कभी भी जनता के हित में नहीं सोच सकते, जनता के हित में ये लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जनता से वोट तो लेने नहीं है, जनता के बीच इन लोगों को जाना नहीं है। ये तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी ऑफिस के अंदर बैठे बैठे एसी के अंदर इन लोगों को डिसीजन लेना है। तो इनको क्या पता कि एक अंतिम छोर सीमा पे बैठे एक ग्रामीण परिवेश के आदमी का दुख और दर्द क्या है। इनको तो जैसे इनकी इच्छा हुई, जिस चीज में इनको मजा आता है वो लोग ये काम कर रहे हैं। निर्मल, हम इस इंटरव्यू के आखिरी सफर में हैं और कुछ और सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए। निर्मल को खाने में क्या पसंद है? जी, जो भी हमारे घर में खाना दाल रोटी बनती है, मैं 99% प्रयास यही करता हूँ जहां भी जाऊं या तो टिफिन साथ ले जाऊं या कोई घर की रोटी अवेलेबल हो जाए, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और शारीरिक एनर्जी के लिए भी अच्छा रहता है। क्या मल्टी क्यूजीन पसंद है या राजस्थानी खाना पसंद है? क्या पसंद है आखिर? जी, हमारे शरीर को राजस्थानी खाने की आदत है। तो एक चीज कहते हैं ना कि गांव में पहले मैसी ट्रैक्टर होते थे, उनमें आप डीजल डालते हो या केरोसिन डालते हो, उसकी आदत उसको हो जाती है। तो हमारे शरीर को दाल रोटी खाते आए हैं और उस दाल रोटी की आदत हो चुकी है, तो दूसरा खाना हम लोग खाते हैं तो हमारे लिए वो सुपाच्य नहीं है। निर्मल का फेवरेट कलर कौन सा है? जी, कलर मेरा वाइट है। रविंद्र भाटी ने भी यही जवाब दिया था। क्या राजनेताओं का फेवरेट कलर व्हाइट ही होता है? नहीं, इसके पीछे ये है कि जो व्हाइट है वो पारदर्शी है, उसके अंदर जो भी दाग होगा वो साफ साफ नजर आएगा। तो हम लोग दागहीन जीवन जीना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का दाग हमारे ऊपर नहीं हो, किसी भी तरीके का जो गलत चीज है वो लोगों को सामने नजर आनी चाहिए। फेवरेट लीडर कौन है निर्मल का? जी, फेवरेट लीडर राजस्थान के अंदर हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं। देश और प्रदेश के अंदर जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार और इस लोकतंत्र की गरिमा की मजबूती के लिए जो काम करता है वो सब लोग मेरे फेवरेट है। निर्मल, हालांकि हम इस इंटरव्यू के आखिरी सफर में हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक का जिक्र भी यहाँ पे बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं निर्मल को पार्लियामेंट में जाना देखता हूँ, मैं निर्मल को विधानसभा में जाते हुए देखना चाहता हूँ और वो वहाँ की गरिमा को बढ़ाएगा। सत्यपाल मलिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से अपने जीवन के जिस कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं? जी, मैं सत्यपाल जी मलिक साहब से हमेशा बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और वो आज जिस तरीके से इस बुढ़ापे के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, सैकड़ों बीमारियों का सामना करते हुए, सैकड़ों सत्ता के प्रताड़नाओं का सामना करते हुए, जो जिस तरीके से मतलब आदमी को अपना मूलतः जो धर्म है वो याद रखना चाहिए। जिस तरीके के परिवेश से आप आते हो, जिन चीज़ों का आपने सामना किया है, उन चीज़ों को याद रखते हुए दूसरे लोगों की मजबूती के लिए भी वो काम ध्यान में रहना चाहिए कि एक खेत के अंदर किसान और मजदूर किस तरीके से संघर्ष करता है और उसके ऊपर यदि किसी तरीके का कोई अन्याय किया जाता है या उसका हक छीना जाता है, उसके अधिकार का हनन किया जाता है, तो फिर सामने चाहे किसी भी पार्टी का या कितना भी ताकतवर व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करना हर व्यक्ति को चाहिए। कई मौके पर आपका दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी देखा गया है, किस तरह की बातचीत उनसे आपकी होती है और क्या कभी राजनीति को लेकर कोई बात हुई है कि राजस्थान की राजनीति में आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, या कोई राजनीतिक संदेश उन्होंने आपको दिया हो? देखिए, मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, हम राजनीतिक रूप से चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो मेरी ऐसी कोई उम्र है और ना अभी तक मैं चाहता हूं कि मैं पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने में जाके पहले लोगों के लिए काम करूं
और फिर आम लोगों को यदि ये लगता है कि ये हमारा लोकसभा या विधानसभा या किसी पंचायत या कहीं भी हमारा नेतृत्व करने की इसमें क्षमता है, तो वो लोग मुझे कहे और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। निर्मल, चूंकि खाने की बात हो गई है, लगातार किसानी की भी बात हो रही है, कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके लिए धरना देना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ते नहीं हैं। आपको पता होगा एक खबर, शायद आपको पता हो, इन दिनों राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी कर रहे हैं नकली खाद और बीज को लेकर। पूरे राजस्थान में कम से कम 20 फैक्ट्रियां अभी तक मिल चुकी हैं। जयपुर और अजमेर सहित जो प्रमुख जगह है राजस्थान के, वहां पर नकली खाद और बीज बनाई जा रही है। आप अभी खाने की बात कर रहे थे कि जो मुझे घर का खाना मिल जाता है वो मैं खाता हूँ, उसी घर के खाने में वो नकली खाद जा रहा है। और ऊपर की मिलावट तो छोड़िए, जो मिलावट ज़मीन पर हो रही है, जो मिट्टी के अंदर हो रही है, खाद भी नकली है, बीज भी नकली है। तो हम क्या खा रहे हैं? इस पे माफ़ कीजिएगा, ना तो आपका कोई बयान सामने आया है, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई बवाल सामने आया है, और किसानों के हक की बात तो खैर छोड़ दीजिए। देखिए, ये इस तरीके का जो घोर अन्याय है, ये काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले तो खुद के साथ भी गलत कर रहा है, क्योंकि वो भी दाल रोटी खा ही रहा है। तो कहाँ कौन सी दाल रोटी किस खाद में उगी हुई जो अन्न है वो उसको खाना पड़ रहा है। तो इस तरीके के लोग तो आतंकवादी का रूप है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो मंत्री है वो छापे मार रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये प्रशासन कहाँ सो रहा है अभी तक कि एक जगह इस तरीके का घटना सामने आते ही वही तो जागा है शायद अभी। मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि वो जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं। तो एक जगह छापा मारते ही बाकी प्रशासन के लोग तो पूरे राजस्थान के अंदर है, तो पूरे राजस्थान के अंदर ये एक साथ इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो। और एक बात मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, मेरे जो गांव के खेत हैं उनमें हमारे खेतों के अंदर तो जो हमारे गाय भैंस का जो खाद होता है वही डालते हैं हम लोग। हमने कभी भी ये जो इंग्लिश खाद है इसका उपयोग ही नहीं किया है। और जो बीज आ रही है नकली, हम तो हमारे जो खेतों के बीज जो चले आते हैं वही बीज डालते हैं कि जितना हो सके ऑर्गेनिक और ओरिजिनल हो। और मैं बाकी किसानों से भी कहना चाहूंगा कि बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद आप लोग इस तरीके का बीज खरीदारी कीजिए, खाद की खरीदारी कीजिए, क्योंकि कम खा लो लेकिन अच्छा खाओ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो तमाम फैक्ट्रियां थी, बताया गया है कि पिछले 20 सालों में ही बने हैं। और इसमें हालांकि बीजेपी की भी सरकार थी, लेकिन पिछले 20 सालों में क्या हुआ है? मतलब क्या किस तरीके से ये धंधा चल रहा है? क्या लगता है आपको? गलत है। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट करना चाहूंगा, और ये पूरे देश में सप्लाई होता है, इसीलिए ये सवाल और ज़रूरी है। मैं आपके सामने साफ सुथरा ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो गलत काम होता है वो चाहे किसी के राज में हो, गलत होता है। और जो गलत करता है, कहते हैं ना कि हर गलती सजा मांगती है, तो हर गलत करने वाले का, हर गलत राज करने वाला, सबके खिलाफ ये देश की उच्च एजेंसियां आज कहां सो रही है। उनको इसके खिलाफ जो भी लोग शामिल रहे उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उच्च स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो चाहे मैं खुद ही क्यों नहीं हूं, यदि मैं भी कोई गलत काम करता हूं तो मेरे को भी उसकी सजा मिलनी बड़ी आवश्यक है। नहीं तो इस तरीके की घटनाएं हर आम आदमी के लिए भी उतनी गलत है जितनी आज इस तरीके की ये लोग सामने आए। जी, इसमें कार्रवाई तो राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। अब बात हो गई राजस्थान सरकार की, तो एक आखिरी छोटा सा सवाल ये कि सीएम भजन लाल शर्मा आपको कैसे लगते हैं? बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, पर्ची सरकार कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल यही है कि सीएम भजन लाल शर्मा के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? 1.5 साल हो चुका है उनके कार्यकाल को। देखिए, जब भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो गांव में बड़ा खुशी की लहर थी कि हमारे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को राजस्थान का मुखिया बनाया जा रहा है। लेकिन आखिर हुआ क्या? गांव के लोगों ने सोचा हमारे बीच से गया हुआ व्यक्ति है, हमारी सुनेगा, हमारे बारे में सोचेगा, हमारे साथ अच्छा काम करेगा, प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए काम करेगा। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया। जो प्रशासनिक लोग हैं वही डिसीजन लेते हैं। भजन लाल जी को तो सिर्फ भाषण देने के लिए मौका दिया जाता है, उनको कहीं कोई डिसीजन लेने की मेरे को तो लगता नहीं है कि उनको कहीं ताकत है। क्योंकि कहीं भी धरातल पे ये आज तक नहीं लगा है राजस्थान के अंदर कि ग्रामीण परिवेश या जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उनके साथ कोई न्यायप्रिय कार्य हो रहा है।
निर्मल, क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति में जितना दिखावा होता है उतनी ही सच्ची तकलीफें भी होती हैं? क्या निर्मल चौधरी कभी इससे जूझते हैं? हम तो बचपन से जूझते आ रहे हैं, 50-50 लोग हम साथ में रहते थे। 2 साल तो हमारा जीवन ऐसा बीता है कि हम लोग एक ही टाइम खाना खाते थे। तो इस तरह की सैकड़ों परेशानियां जीवन में आती है, और कहते हैं ना कि जो बुरे का सामना करता है वही अच्छे दौर का रास्ते पे निकलता है। जब निर्मल अपने गांव जाते हैं तो लोग किस नज़र से आपको देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, गांव के लोग मेरा परिवार हैं, परिवार के लोग अपने बच्चे की तरह मुझे देखते हैं और खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। अब निर्मल, लोगों ने बहुत सवाल किए, मंच पर आपका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव रहा, और जीवन के अंदर खूब सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो कि मैं और धरातल पे जाके काम करूंगा और बड़ी एनर्जी के साथ करूंगा। तो ये थे निर्मल चौधरी, जिन्होंने व्यवस्था को सिर्फ झुकाकर नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, जिनके लिए राजनीति मंच नहीं है बल्कि संघर्ष की जमीन है, और जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की, लेकिन मुद्दे उनके लिए कभी भी छोटे नहीं रहे हैं। निर्मल हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बात की। आप देखते रहिए न्यूज़ तक का ये खास कार्यक्रम मंच। इस निर्मल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पे हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, शुक्रिया।